जय हिंद बच्चों। आज हम व्याकरण का एक पाठ संधि करने जा रहे हैं। तो देखिए, इतने आसान तरीके से संधि समझाई जाएगी कि आप जिंदगी भर कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए, संधि संधि क्या है? संधि एक समझौता है। समझौता मतलब जब दो व्यक्ति लड़ने लग जाते हैं तो आपस में उनका समझौता होता है। कुछ गुण उस व्यक्ति के मिलते हैं और कुछ गुण दूसरे व्यक्ति के लेने पड़ते हैं। थोड़ा सा उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है, थोड़ा सा दूसरे व्यक्ति को झुकना पड़ता है, तो जाकर के उनमें संधि होती है, समझौता होता है। तो यहां पर जब हम हिंदी व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की जब बात कर रहे हैं तो संधि वर्णों में होती है। वर्णों का आपस में समझौता होता है, तब जाकर के संधि होती है। तो आइए, संधि क्या होती है, संधि कहते किसे हैं? जब व्याकरण की बात आती है तो वर्णों को हम भूल नहीं सकते। तो संधि दो वर्णों में होती है। जैसे दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से कैसे? विद्या जमा आलय, विद्यालय, विद्या का आ, विद्या में आ है और आलय का आ है, दोनों में संधि हुई। संधि होकर के एक दीर्घ आ बन जाता है और शब्द बन जाएगा विद्यालय। दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय, विद्यालय। अब हम इनके भेदों की बात करते हैं। संधि के भेद, संधि के कितने भेद हो सकते हैं? जैसे हमने स्वर और वर्णमाला करी। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन थे, और जब स्वरों के अंदर एक अह वर्ण आया था। अह का मतलब है विसर्ग। विसर्ग, तो यहां पर पहली संधि है स्वर संधि, दूसरी संधि है व्यंजन संधि और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है, और विसर्ग में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होता है। तो देखिए, अब हम धीरे धीरे क्रम वाइज इनकी परिभाषा करेंगे। पहले स्वर संधि की परिभाषा करेंगे, फिर व्यंजन संधि की परिभाषा करेंगे और फिर विसर्ग संधि की परिभाषा करेंगे। अब हम यहां करेंगे तीनों संधियों की परिभाषाएं। तो स्वर संधि, स्वर संधि क्या है? स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद स्वर, जैसे एक बात मैं आपको बता दूं, संधि जब हम करते हैं तो दो पद होते हैं। जैसे विद्यार्थी में विद्या जमा अर्थी, एक पद विद्या है और दूसरा पद है अर्थी। तो स्वर के बाद, स्वर का मतलब है पहले पद के अंत में स्वर हो और दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर हो। तो विद्या जमा अर्थी, विद्या का आ और अर्थी का ए, दोनों को मिला करके आ बन गया, दीर्घ आ, तो शब्द बना विद्यार्थी। ऐसे ही एक शब्द है सरल जमा अर्थ। सरल का ए और अर्थ का ए, दोनों को मिला करके बन जाएगा आ, तो शब्द बनेगा सरलार्थ। तो इस तरीके से हम स्वर संधि कर सकते हैं। स्वर के बाद स्वर आने से, यानी इसमें दोनों तरफ स्वर होते हैं। स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आगे है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है जगत जमा ईस। जगत का तय व्यंजन है और उसके बाद ईश का ई स्वर है,
तो दोनों को मिला करके शब्द बना जगदीश। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसी तरीके से सत जमा जन, सत में तय जो है वो व्यंजन है और जन में जय व्यंजन है। व्यंजन के बाद व्यंजन और व्यंजन के बाद स्वर, स्वर या व्यंजन दोनों आ सकते हैं, तो सब बनेगा सज्जन। इसी प्रकार से एक शब्द और है सत जमा चित। तो सत का तय व्यंजन है और ची का च व्यंजन है, दोनों को मिलाकर के शब्द बन जाएगा सच्चित। यहां व्यंजन और यहां भी व्यंजन, दोनों को मिलाकर के एक नया वर्ण तैयार हुआ च। तो ये व्यंजन संधि है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसी प्रकार से आगे हम विसर्ग संधि की परिभाषा करेंगे। तो देखिए विसर्ग संधि। अब हम विसर्ग संधि की परिभाषा करेंगे। बच्चों, आपने किसी भी वर्ण के पीछे ऐसे दो बिंदु लगे हुए देखे होंगे। इन दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इन दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। तो जब हम संधि की बात करेंगे तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यहां पर हमने दिखाया है पुनः जमा अपि। पुनः के पीछे विसर्ग है, विसर्ग के बाद ए आया है, ए स्वर है, तो विसर्ग के बाद स्वर आया है, तो यहां पर शब्द बनेगा पुनरपि। उसी तरीके से मनः जमा हरः। मनः के पीछे विसर्ग है और फिर आगे व्यंजन है, तो विसर्ग और व्यंजन को मिलाकर के विसर्ग का यहां पर ओ बना है, तो शब्द बन जाएगा मनोहरः। इसी तरीके से एक शब्द है कश्चित। कह जमा चित। कश्चित कह, कह का कै का विसर्ग और आगे व्यंजन है, तो विसर्ग के बाद व्यंजन आया है, तो नया शब्द बन जाएगा कश्चित। इसी तरीके से एक शब्द है नमः जमाते। विसर्ग के बाद व्यंजन आया है, तो विसर्ग का बन जाएगा स, तो शब्द बनेगा नमस्ते। इसी तरीके से पुरः पुरः जमाकार, तो विसर्ग के बाद कै व्यंजन आया है, तो विसर्ग का शय बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा पुरस्कार। तो इस प्रकार से हम विसर्ग संधि का अभ्यास कर सकते हैं। यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये इन उदाहरणों के माध्यम से भी हम इस चीज को समझ चुके हैं। आगे अब हम स्वर संधि के उपभेद करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम यहाँ स्वर संधि के भेद करेंगे। ये संधि के उपभेद भी हम इनको कह सकते हैं और स्वर संधि के ये भेद हैं। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है अयादि संधि, पांचवा है वृद्धि संधि, छठा है पूर्व रूप संधि, सातवां है पर रूप संधि और आठवां है प्रकृति भाव संधि। तो ये स्वर संधि के भेद हैं। तो धीरे धीरे हम वैसे तो जब इनको अलग अलग करेंगे तो परिभाषा सहित करेंगे। यहां मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं इनके बारे में, थोड़ा सा इनका परिचय आपसे करवा देता हूं। दीर्घ संधि, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जैसे दीर्घ का मतलब है
आ, ई, ऊ, री, ये दीर्घ स्वर होते। तो दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब है यहां पर ए, दो ए मिलकर के आ बनता है, दो ई मिलकर के दीर्घ ई बनती है, दो ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ बनता है, और दो री मिलकर के दीर्घ री बनती है। तो जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूं। स्वर के बाद स्वर आने से, यानी स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद सवर्ण स्वर आने पर, सवर्ण का मतलब है ए आ सवर्ण है, ई सवर्ण है, ऊ सवर्ण है, री सवर्ण है। सवर्ण मतलब अपनी ही जाति का जो स्वर है उसके आने पर दोनों को मिला करके दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे एक उदाहरण में बताता हूं आपको, परम जमा अर्थ, अर्थ। यहां पर जब हम इस मैं से ए बार निकालेंगे तो ये बच जाएगा हलंत, और ये ए यहां पर आ जाएगा, और अर्थ में ए है, अर्थ आ जाएगा। इसके बाद हमने जो संधि करनी है वो इनमें करनी है, दोनों को ए और ए मिलाकर के दीर्घ हो जाएगा आ, तो शब्द बनेगा। अब ये दोनों समाप्त हो गए हैं। अब हमारे पास है परम, और पीछे है, तो जब हम इनको जोड़ेंगे, आ को इसमें जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा परमार्थ। तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। एक उदाहरण और दिखाता हूं आपको कर करके। कवि जमा ईसह, तो उसी तरीके से 4 स्टेप में हम इसको भी करेंगे। कवि का जब ई बार निकालेंगे तो यहां पर ई आ जाएगा, और आगे है कविशः, तो इन दोनों को अब जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा दीर्घ ई। तो अब हम इनको जब जोड़ेंगे इसके अंदर ई जोड़ देंगे, कविशः, क्या शब्द बन जाएगा? कविशः। इसी तरीके से एक ऊ का उदाहरण करते हैं। जैसे लघु जमा ऊर्मी, अब जब लघु का ऊ बार निकालेंगे तो इसमें हलंत हो जाएगा, आगे बच जाएगा ऊ और जमा ऊर्मी। अब यहां ऊ है और यहां दीर्घ ऊ है, दोनों को मिलाएंगे और बन जाएगा दीर्घ ऊ। तो जब इसको जोड़ेंगे आपस में, और पीछे है, तो जब जिनको जोड़ेंगे तो बन जाएगा घ को
दीर्घ मात्रा बन जाएगी लघु ऊर्मी। तो इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। और री का उदाहरण खोज करके, पुस्तक में से खोज करके आप खुद लिखेंगे, कमेंट में इसको लिखना। आगे है हमारी गुण संधि। गुण संधि गुण संधि में ए और आ के बाद ई और ई आए तो दोनों को मिला करके ए बन जाता है। दूसरा है ए और आ के बाद ऊ आए तो दोनों को मिला करके ओ बन जाता है। और ए आ के बाद री भी आए तो दोनों को मिला करके अर बन जाता है। तो ये 3 नियम गुण संधि के हैं। जैसे एक आध उदाहरण हम करके देखते हैं। जैसे राजा जमा इंद्र, तो जब इसमें से आ बाहर निकालेंगे तो ये बच जाएगा आ जमा इंद्र। अब यहां पर संधि होगी इन दोनों में, आ और ई में संधि होगी, तो आ और ई मिलकर के बन जाएंगे ए। अब हमारे पास रह गया और पीछे ये ई बच गया है। अब जब इनको जोड़ेंगे सबको तो इसमें ए है, ए की मात्रा लगाएंगे और पीछे यू का यू लिख देंगे राजेंद्र। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक ऊ का उदाहरण और करते हैं। हित जमा उपदेश, इसी तरीके से इसको करेंगे हम। हित में तय हलंत हो जाएगा तो ए बच जाएगा पीछे, ए और पीछे है उपदेश। अब जब इन दोनों में संधि होगी तो बन जाएगा ए और ऊ मिल करके बनता है ओ, तो यहां पर ओ बन जाएगा। अब यहां पर बच गया पदेश और यहां पर बच गया हित। तय हलंत है तो ओ इसमें मिल जाएगा, ओ की मात्रा लगा देंगे और पीछे है हमारे पास पदेश, तो शब्द बन जाएगा हितोपदेश। और ए आ का री का जो उदाहरण है वो आप कमेंट में करके दिखाएंगे। इसी तरीके से अब है यण संधि। संधि में ई को यह और ऊ को वह होता है। एक उदाहरण मैं आपको करके दिखा देता हूं। इति जमा आदि, तो यहां पर जब इसमें तय में से ई निकालेंगे बाहर तो तय हलंत हो जाएगा, ई यहां बच जाएगा और पीछे है आदि। तो ई को हमने बनाना है ये, ई का बन जाएगा ये
ई का बन गया यह और पीछे है आदि। तो अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो तय हलंत है, यह में आ की मात्रा मिल जाएगी इत्यादि। इस प्रकार से यण संधि हो जाएगी। अयादि संधि में एक उदाहरण है, अयादि संधि का देकर भी मैं आपको दिखाता हूं। अयादि संधि में ए को अय, आई को आय, ओ को अव और औ को आव हो जाता है। औ को आव हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं। एक शब्द है नयन। ने जमा अन। अब यहां पर ए का बन जाएगा अय, तो न हम बाहर निकालेंगे, यहां पर ए निकालेंगे, जमा अन्न है, ए का बन जाएगा अय, यहां न है, इस ए का बन जाएगा अय और पीछे है अन्न। तो जब इनको जोड़ेंगे तो न में ए लग जाएगा, न पूरा हो जाएगा, यह में ए लग जाएगा, न यह पूरा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा नयन। इसी प्रकार से वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में एक वर्ण की वृद्धि हो जाती है। ए के बाद ओ है तो औ बन जाएगा, ए के बाद औ है तो औ बन जाएगा। इसी तरीके से ए के बाद ए है तो आई बन जाएगा और ए के बाद ओ है तो भी औ बन जाएगा। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। वृद्धि संधि, मत जमा ऐक्य। तो यहां मत में ए है और जमा ऐक्य। तो ए के बाद ए आया है तो दोनों को मिलकर बन जाएगा आई। तो हम इसमें मात्रा लगाने में बड़ी गलती करते हैं। ए की मात्रा तो ऐसे लगाई जाती है और आई की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं। तो यहां पर जब हम शब्द बनाएंगे और यहां पे है के, अब हम इनको जोड़ेंगे, तय को आई की मात्रा लगाएंगे, मतैक्य। अब है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में ए और ओ के बाद ए आ जाए तो ए को अवग्रह हो जाता है। अवग्रह का चिन्ह मैं आपको बता दूं। अवग्रह का जो चिन्ह होता है वो हम ऐसे लगाते हैं। ये अवग्रह का चिन्ह है। तो एक उदाहरण है, जैसे हमारे पास ए और ओ के बाद ए आ जाए तो ए को अवग्रह हो जाता है। जैसे ते जमा अत्र। ए और ओ के बाद का है तो ए है और उसके बाद अ है, तो जोड़ करके हम बना देंगे ते अत्र। इस तरीके से पूर्व रूप संधि हो जाएगी। और पर रूप संधि में जो जिस उपसर्ग के अंत में ए है,
ऐसे उपसर्ग के बाद ए और ओ के आने से ए और ओ से युक्त कोई धातु रूप आ जाए तो वहां पर ए और ओ यू का यू रह जाता है, यानी पर रूप दूसरा रूप दूसरी पद का रूप बन जाता है। जैसे एक उदाहरण है, प्र जमा एजते, तो यहां पर ए के बाद ए आया है, प्र उपसर्ग है और ए से युक्त है। इसके बाद ए युक्त उपसर्ग के बाद ए से ये क्रियापद आया है, ए से युक्त है, तो इसलिए शब्द बन जाएगा, तो इसका यही रूप बन जाएगा, तो प्रेजते ऐसे बन जाएगा। अब है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव का मतलब है उसका स्वाभाविक रूप यूं का यूं रहता है, किसी भी प्रकार से उसमें बदलाव नहीं आता है। जैसे द्विवचनांत ईकारांत, एकारांत और उकारांत शब्द जहां भी आ जाते हैं वहां वैसे के वैसे शब्द जुड़ जाते हैं आपस में, तो उसी को प्रकृति भाव संधि कहते हैं। जैसे है एक शब्द हरि जमा एतौ, तो हरि जो है वो द्विवचनांत है और बाद में ए है, तो इसलिए ये शब्द यूं का यूं रह जाएगा, शब्द बन जाएगा हरि एतौ। तो हम इसमें कुछ भी जोड़ नहीं सकते हैं, यूं का यूं अपने स्वाभाविक रूप में वैसे का वैसा रहता है। तो ये 8 संधियों का थोड़ा थोड़ा परिचय मैंने दिया है। तो आपके लिए जब अगली वीडियो आएगी उसमें हर संधि की अलग अलग वीडियो आपके सामने आएगी। यदि आपको लगे कि ये हमारे लिए फायदेमंद है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए जो आपके लिए लाभकारी है उनके लिए आप अपने हमारे इस SKS क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समय समय पर लाइक करते रहें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद।